प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था अनुबंध और ठहराव का अर्थ और इनकी विशेषताएं, प्रबंध मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट और उनकी विशेषताएं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ एग्रीमेंट पढ़ने के बाद में फिर नेक्स्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, उनको समझने के बाद में आज हम देखेंगे अनुबंध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक एग्रीमेंट। अब इनको ये कितने भागों में बांटा है, एग्रीमेंट और ठहराव का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ठहराव और अनुबंध का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, अपने अपने अनुसार लेखक करते हैं, लेकिन सामान्य इसका वर्गीकरण, सामान्य कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का वर्गीकरण इसकी विशेषता एवं प्रभाव के आधार को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है और किया जाता है। ठहराव का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने अनुबंध और ठहराव का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वैधता के आधार पर, काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। फिर दूसरा है अनुबंध करने की विधि के आधार पर, काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर निष्पादन के आधार पर अनुबंधों के प्रकार, काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मोटे रूप से हम अनुबंधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया वैधता के आधार पर, सेकंड अनुबंध करने की विधि के आधार पर, तीसरा आपके निष्पादन के आधार पर। अब हम इन तीनों को भी अलग अलग बांटेंगे। सबसे पहले हम पहला जो भाग, 3 भाग है उसमें से पहला भाग लेते हैं वैधता के आधार पर, काइंड्स ऑफ बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब जो पहला जो भाग है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, वैधता के आधार पर ठहराव अनुबंधों को मुख्य रूप से 6 प्रकार से, 6 कितने भागों में, 6 प्रकार के इसके रूप हो सकते हैं, 6 प्रकार हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहला वैध ठहराव या अनुबंध, वैलिड एग्रीमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। फिर तीसरा व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर चौथा है वर्तनीय अनुबंध, शून्यकरणीय, इसका दूसरा नाम क्या है, शून्यकरणीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर 5वां अवैध ठहराव, इलीगल एग्रीमेंट्स। फिर छठा है परिवर्तनीय अनुबंध, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले वैध ठहराव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमने देखा था, जब हम सबसे पहले पढ़ा था हमने वैलिड एग्रीमेंट। तो वैलिड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जिसमें जो वैलिड, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जो वे सभी ठहराव जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, वो कौन से वैध अनुबंध है। धारा 2H की जो परिभाषाएं थी, धारा 2 की शब्द धारा कौन सी, H के अनुसार वे सभी ठहराव अनुबंध है जो राज नियम द्वारा परिवर्तन करवाए जा सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी ठहराव को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तथा कानून द्वारा उसे परिवर्तित करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है, वैध अनुबंध कहलाते हैं। वैध अनुबंध के लक्षणों को संबंध में हमने विस्तार पूर्वक जो उसके जो लक्षण थे, वो विशेषताएं थी किसकी, वैध अनुबंध की, उसके बारे में हमने पिछले अध्ययन में डीपली चर्चा की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है आपका कौन सा वैध ठहराव हो गया आपके। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है व्यर्थ या शून्य ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। इसकी धारा दे रखी है आपके 2 की शब्द धारा जी में दे रखी है।
जो ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं करवा जा सकता व्यर्थ कहलाता है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। व्यर्थ ठहराव का वैधानिक या कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। ये इसका उल्टा है। किसका? इसका वैध ठहराव या अनुबंध वैलिड एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का किसका है? उल्टा है, वॉइड एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ या शून्य ठहराव। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें ये बताया गया है कानूनी दृष्टि से ठहराव बेकार होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेकार ठहराव है ये। इसमें ना तो कोई कानूनी प्रभाव होता है। ऐसे ठहराव में किसी भी पक्षकार को ना तो कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है और ना ही कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे ठहराव को कानून द्वारा परिवर्तित भी नहीं करवाया जा सकता। चाहे पक्षकार की इच्छा हो तो भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका समझने के लिए। व्यर्थ ठहराव या शून्य ठहराव कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने देखा, हम आगे पढ़ेंगे जो ठहराव राजनियम द्वारा व्यर्थ है उसमें से सब ये भी आएगा। अवयस के साथ में किए गए ठहराव माइनर, जो 18 से कम है उसके साथ में किया गया ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो ए व्यक्ति है बी से ठहराव करता है और बी क्या है? ए व्यक्ति बी से ठहराव करता है और बी क्या है? अवयस्क है और उनके बीच में लेन देन होता है। लेकिन ये ठहराव कौन सा है? व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ या शून्य या बेकार, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी अवयस्क था और ए और बी के बीच में जो ठहराव है वो किया जा रहा है, वो बी अवयस्क होने के कारण ये ठहराव व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा है व्यर्थ अनुबंध। ये इसमें धारा 2 की सब धारा 6 के अनुसार इसमें परिभाषा दे रखी है। किसमें? 2 की धारा सब धारा जे। एक अनुबंध जो राजनियम से परिवर्तन होने से रुक जाता है तब वह व्यर्थ हो जाता है। कौन सा है? एक ऐसा अनुबंध जो राजनियम से परिवर्तन होने से रुक जाता है। पहले तो मतलब था लेकिन बाद में क्या होगा? बीच में क्या हो गया? रुक जाता है, तब व्यर्थ हो जाता है जब वह परिवर्तित होने से रुकता है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। सेक्शन की धारा कौन सी है? 2 सब धारा जे। इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक विद्वान लेखक है और एक प्रकाशक है और इन दोनों के बीच में एक ठहराव हो रहा है, अनुबंध हो रहा है। लेकिन राइटर क्या होता है? कुछ दिनों बाद उसका निधन हो जाता है। तो यहाँ पहले तो अनुबंध हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में राइटर की डेथ हो गई। अब ये अनुबंध आगे करना, ये कार्य आगे करना पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से इस अनुबंध को राजनियम द्वारा परिवर्तित कराना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अब अनुबंध क्या हो जाएगा? व्यर्थ में बदल जाएगा। पहले क्या था? वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में चौथा जो अनुबंध दे रखा है आपके, व्यर्थनीय अनुबंध या शून्यकरणीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध में अंतर भी है। इन दोनों में अंतर है, वो हम बाद में नेक्स्ट वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लेकिन हाँ भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यूटी है, वो इनके प्रकार है। व्यर्थ अनुबंध होने के बाद में व्यर्थनीय अनुबंध या इसका दूसरा नाम है शून्यकरणीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कैसे होता है? ये धारा कौन सी धारा? इसका परिभाषा किस धारा में दे रखी है? धारा 2 की सब धारा आई को इसको परिभाषित किया है। ऐसे ठहराव एक या अधिक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का विकल्प या अधिकार केवल किसको होगा? पीड़ित पक्षकार को, इंजर्ड पार्टी को होगा। दोषी पक्षकार को कोई भी विकल्प प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं।
जैसे ए ने बी को किडनैप किया और कहता है, ए कहता है किडनैप किसको, बी का हुआ, और बी से कहता है तुम अपना मकान जिसकी कीमत मान लेते हैं 50 लाख है, उसको आप, ए कहता है कि इसको 50 लाख का है, वो 10 लाख में दे दो, नहीं तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। यहाँ पे बी व्यक्ति दबाव में आ जाता है। तो यहाँ पे ये ठहराव किसके द्वारा किया गया है, उत्पीड़न के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे अब बी को ये अधिकार है कि वे तो या तो चाहे तो इस ठहराव को वैध समझ सकता है, और या चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। पीड़ित पक्षकार कौन था यहाँ पे, बी था, किडनैप किया था पीड़ित पक्षकार। या तो उसको कंटिन्यू रख ले, और या फिर कहाँ चला जाए, न्यायालय में चला जाए कि मेरे साथ में गलत हुआ है। तो यहाँ पे ये वैध नहीं है। पीड़ित पक्षकार को ही क्या होगा, पीड़ित पक्षकार को ही वैध नहीं समझने का अधिकार होगा, दोषी पक्षकार को नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें ये। फिर नेक्स्ट आपका अवैध ठहराव, इलीगल एग्रीमेंट्स, जो नाम से ही पता चल रहा है इलीगल। सामान्य ये ठहराव जो राज नियम द्वारा वर्जित होता है, अवैध ठहराव होता है। ऐसा ठहराव सामान्य देश के कानून या लोक नीति या जनहित के विरुद्ध होता है, दंडनीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, दंडनीय प्रकृति का होता है ये। अब ये ठहराव कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट है वे ठहराव राज नियम द्वारा वर्जित है, फॉरबिडन बाय लॉ है, ऑलरेडी पहले क्या कर रखा है, वो वर्जित कर रखा है। अगर ऐसा ठहराव करेंगे तो अवैध हो जाएगा। फिर दूसरा, यदि वो ठहराव कपटपूर्ण फ्रॉड से किया गया है, ठीक है। तीसरा, वे ठहराव जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अथवा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। फिर नेक्स्ट है वे ठहराव जो अनैतिक प्रकृति का हो। फिर नेक्स्ट या आगे जो इसका पॉइंट है, वे ठहराव लोक नीति के विरोध हो, पब्लिक पॉलिसी के विरोध हो, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध जो ठहराव होते हैं वो भी क्या होते हैं, अवैध ठहराव होते हैं। तो इस प्रकार से ये अवैध ठहराव की इलीगल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी है। ये इस प्रकार के ठहराव अगर करते हैं तो इलीगल माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अवैध के बाद में परिवर्तनीय अनुबंध, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अपरिवर्तनीय अनुबंध, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कौन सा होता है, अपरिवर्तनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसमें कुछ वैधानिक तकनीकी कमी के कारण इसे परिवर्तित नहीं करवा सकता। कौन सी कमियाँ, वैधानिक तकनीकी कमी के कारण परिवर्तित नहीं करवा सकती। ये तकनीकियाँ कई प्रकार से हो सकती है, जैसे अनुबंध का लिखित ना होना, स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार अनुबंध पत्र पर पर्याप्त स्टाम्प ना होना। इन कमियों को दूर करने के बाद में इसे आसानी से परिवर्तित करवाया जा सकता है, ठीक है। जब तक ये कमी रहेगी तब तक इसको परिवर्तित नहीं करवा सकता। तो इस प्रकार ये अनुबंध के आपके प्रकार किस तरह, वैधता के आधार पर कितने प्रकार हुए, 6। अब वापस नेक्स्ट हम जो अध्ययन करेंगे अनुबंध की विधि के आधार पर, फिर निष्पादन के आधार पर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।